नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतर होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को लेकर। हमें जो समझना है हमारी क्लास के अंदर भारत की स्थिति को देखना है गोलार्ध के अंदर, फिर भारत को समझना है कि किस अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है। और आज की हमारी क्लास में काफ़ी गहराई से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा देश जो भारत है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, हर एक चीज़ को काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो पूरी क्लास को रुक के आप देखना। शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, एक पॉइंट है जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो देश है उसमें सूर्य की स्थिति हमें काफ़ी कुछ बताती है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पे जो रेखाएं खींची गई है, उन रेखाओं का जाल बिछा दिया गया है। अक्षांश रेखाएं हो गई, देशांतर रेखाएं हो गई, उनका जाल बिछा दिया गया है। 360 देशांतर रेखाएं खींची गई, 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो इन रेखाओं का इतना बड़ा जाल इस पे बिछाया गया है। बिछाया तो पृथ्वी पे गया है, लेकिन स्थिति सूर्य की है। समझिए इस चीज को। कर्क रेखा पे सूर्य होगा, मकर रेखा पे सूर्य होगा, तो सूर्य कहाँ तक पहुंच सकता है उसी के लिए रेखा खींची गई है। पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सूर्य की स्थिति के अनुसार पृथ्वी घूमेगी। सूर्य 4 मिनट आगे बढ़ेगा, ठीक है। सूर्य 4 मिनट, सूर्य की रोशनी 4 मिनट आगे बढ़ेगी, हम 1 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम चुकी होगी। सूर्य की किरणें 4 मिनट और आगे बढ़ेगी, हमारी डिग्री एक पृथ्वी 1 डिग्री घूम चुकी होगी। तो इस तरीके से हमने सूर्य की स्थिति को लेकर पृथ्वी के ऊपर रेखाएं खींची, और इसके माध्यम से हमने काफी कुछ समझ लिया है, और आगे भी हम काफी कुछ इन चीजों के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे आपके मोबाइल के अंदर जो आप बारिश का अनुमान लगा देते हैं, या आप हर एक चीज को उसकी स्थिति, दूरी, मैपिंग के अनुसार, ठीक है, सारी चीजें आप देख लेते हो गूगल मैप पे। वो सारी चीजें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही पॉसिबल हो पा रही है। अब चलते हैं हम आगे हमारी क्लास के ऊपर। ये हमारा देश है भारत। सबसे पहले तो भारत को समझिए कि इसकी आकृति कैसी है, और आकृति का हम पता कैसे लगाएंगे। आकृति का पता ऐसे लगाएंगे कि भारत के जो चारों छोर हैं, वो चारों छोर की जब हम मिलाएंगे, जब लाइनें खींचेंगे और जब हम देखेंगे, तब हम हमारे सामने आकृति कैसी बनेगी। जब हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे तो एक लाइन ऐसे खींची जाएगी, ठीक है। जब हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे तो एक लाइन ऐसे खींची जाएगी, ठीक है। जब इस लाइन को इस लाइन से हम मिलाएंगे तो एक लाइन ऐसी खींची जाएगी और एक लाइन ऐसी खींची जाएगी। तो ये आकृति हमारी कैसी हुई? ये आकृति हुई हमारी चतुष्कोणीय या पतंगाकार। तो हम कह सकते हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। भारत की जो आकृति है कैसे? चतुष्कोणीय और पतंगाकार। जब इस आकृति को हम ध्यान से देखेंगे तो भारत के दो छोर हमको दिखेंगे। एक छोर ये दिखेगा, एक ये छोर दिखेगा। तो सबसे लंबाई वाले छोर ये हैं। तो इस छोर, ये जो छोर है, ये गुहार मोती गुजरात का, इसको हम कहेंगे। ये छोर है किबीथू अरुणाचल प्रदेश का, इसको हम कहेंगे। ये जो छोर होगा लद्दाख कहलाएगा, ये जो छोर होगा ये कन्याकुमारी कहलाएगा। तो हम इसको मिलाते हैं यहाँ पे इस स्थिति को। तो ध्यान से देखिए, जब आप मैप देखते हो तो आपको एक लाइन देखने को मिलती है। यहाँ से वो लाइन खींची जाती है और यहाँ तक वो लाइन खींच जाती है। आपके पास मैप हो, आपको जिले नहीं बनाने हैं, अंदर राज्य नहीं बनाने हैं, ऐसा मैप बनाइए, उसमें यहाँ से लगाकर इस कोने तक एक लाइन खींचनी है आपको। यहाँ से लगाकर जब यहाँ तक आप लाइन खींचोगे तो आपको इस तरह की एक लाइन मिलेगी। ये लाइन हमको ये बताएगी कि भारत का पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, या पश्चिम से लगाकर पूर्व तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई ये लाइन हमको बताएगी। जब इस लाइन को आप खींचोगे तो भारत की जो लंबाई आपके सामने निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 3214 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो, इस लंबाई को हमने खींचने की जो शुरुआत की, हम यहाँ से लगाकर यहाँ तक नहीं खींच सकते हैं। हमें भारत का आखिरी छोर देखना पड़ेगा कि भारत का आखिरी छोर कहाँ पे है। जब हमने पश्चिम से शुरू की तो पूर्व का आखिरी छोर देखना पड़ेगा। तो ये पश्चिम दिशा है भारत के लिए, और पश्चिम दिशा से हमने लगाकर यहाँ तक जो लाइन खींची, उसकी लंबाई हमको मिली 3214 वर्ग किलोमीटर। तो ये पॉइंट हमको जानना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जहाँ से हमने इस लाइन को शुरुआत किया। तो हमको पता चला कि ये जो पॉइंट है ये है कच्छ का रण। जिला भी है कच्छ, जिला कच्छ, स्थान जो है गुहार मोती,
गुजरात के अंदर। काफी आसान किया है हमने इसको, आकृति को आपको बताया कि बेहतर तरीके से इस तरह बनाई जाती है। यहां से लगाकर यहां तक जो लाइन खींची जाएगी वो लाइन हमें भारत की चौड़ाई बताएगी कि भारत की चौड़ाई वास्तव में कितनी है, यहां से लगाकर यहां तक। उसके बाद इधर भारत का कोई भी स्थान नहीं है जो भारत में शामिल हो, या इधर कोई भी स्थान नहीं है जो भारत में शामिल हो, या इधर कोई भी स्थान नहीं है बाहर का जो भारत में शामिल हो, जो ताकि वो हम यहाँ तक अपने क्षेत्रफल को लेकर चले जाए, तो हमको यहाँ पे मिलता है। ये कच्छ के रण से लगाकर यहां तक की बिंदु, और ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश तक की आकृति हमको देखने को मिलती है। ये पॉइंट लिखना, आप इस तरह की आकृति बनाना। अब आपको करना क्या है वो समझना। क्लास को रोक, एक पॉइंट और ऐसे लिखेंगे हम, उसके बाद क्लास को रोक देना, ठीक है। अगर टाइम ले हो ज़्यादा तो ये राज्य स्टेट अभी नहीं बनाने हैं, आगे एक मैप और बनेगा, लेकिन ये भारत बनाना है आपको। यहाँ से लगाकर एक लाइन यहाँ पे खींचनी है, वहाँ उस लाइन पे लिखना है 3214 वर्ग किलोमीटर। हम एक लाइन और खींचेंगे, वैसी लाइन लिखना है। फिर आपको उस पॉइंट से भारत के बाहरी दिशा से यहाँ से लगाकर यहाँ तक, थोड़ा दूर रखना, मैप के टच ना हो लाइन, यहाँ से लगाकर यहाँ तक लाइन खींचनी है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और फिर एक गोला बनाना और उस गोले पे एरो लगा के लिखना भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, पतंगाकार है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें दिख रहा है कि भारत की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। आप ध्यान से देखिए, आप लाइन खींचोगे, ऐसे लाइन खींचोगे तो एक लाइन तो ऐसे हो रही है, फिर एक लाइन ऐसे हो रही है, फिर एक लाइन ऐसे हो रही है, आपको दिख रहा है कि त्रिभुजाकार है। एग्जाम में हम कंफ्यूज में होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। अब हम दूसरी छोर पर चलते हैं। जब हमने ये लाइन खींची भारत की तो ये 3214 मिली, लेकिन एक ध्यान से देखिए, यहाँ से लगाकर एक लाइन यहाँ तक हम और खींचेंगे, और जब वो लाइन हम खींचेंगे, ये दिशा तो हमको मिली वेस्ट, ये दिशा मिली ईस्ट, मतलब ये दिशा मिली पश्चिम, ये दिशा मिली पूर्व। भारत पश्चिम से लगाकर पूर्व दिशा की ओर की लंबाई कितनी है, 3214 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट से लगाकर यहाँ पॉइंट तक हमको जो मिलेगी 2933 वर्ग किलोमीटर XY मिलेगी। ये स्थान जो मिलेगा हमको वो मिलेगा लद्दाख। अभी जो हाल ही में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, आप सभी को पता है। तो लद्दाख आखिरी छोर है भारत का, यहाँ पे जो है वो कन्याकुमारी है। स्थिति मिलती है कन्याकुमारी भारत की, यहाँ तक, इस छोर तक। जो लाइन हमने खींची वो कन्याकुमारी यहाँ तक है। इसकी लंबाई हमको मिली, वो कितनी मिली? अगर दिशाओं की हम बात करेंगे तो ये दिशा जो हो जाएगी वो नॉर्थ हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी साउथ हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। काफी आसानी से हमने इस चीज को आपके सामने रखा कि भारत की जो स्थिति बनती है वो ऐसे बनती है। एज इट इज कहानी के तौर पे एनसीईआरटी बुक में यही समझा रखा है। जो भारत की स्थिति आपको लाइनें खींच के बताया गया है, उसके अंदर एक मैप है, आप जाकर उस किताब में मैप पे देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना है कि भारत का ऐसा अक्षांशी और देशांती विस्तार कितना है, और गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति क्या है। तो गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति को समझने के लिए हमें एक बार वापस इस तरह की आकृति बनानी पड़ेगी। इस आकृति को हमको समझना पड़ेगा। ये जो हमारा देश है, इस देश को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि विश्व के अंदर बीचों बीच में जो लाइनें खींची गई है वो लाइन क्या है। तो हमको पता चलता है कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री लंदन के अंदर खींची गई है, जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। ब्रिटेन के लंदन में ग्रीनविच शहर है, उस शहर से एक 0 डिग्री रेखा खींची गई है, और उसी शहर से हमको ये बताया गया है कि यहाँ से पृथ्वी की, मतलब कि पृथ्वी में समय की हम शुरुआत करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि शुरुआत में जो धूप आती है वो लंदन में ही आती है। यहाँ से बस एक लाइन खींची गई है, लेकिन शुरुआती धूप लंदन में नहीं आती है, ये ध्यान रखना। धूप का आना है मतलब कि सूर्य की रोशनी लंदन में नहीं आती है। अब जिस जगह रोशनी पहले आएगी वो समय हमेशा आगे चलेगा, जिस समय रोशनी बाद में आएगी वो समय हमेशा पीछे चलेगा। अब यहाँ पे लंदन है,
अब लंदन के बाद हमको देखना है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट भारत की स्थिति को हम नहीं देख सकते थे, तो हमने ये कहा कि किस महाद्वीप में हमारा देश है। तो हमको पता चला कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप की स्थिति है वो इस जगह पे है। जब एशिया महाद्वीप की स्थिति इस जगह पे है, हम जब वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप आपको दिखता है। उस एशिया महाद्वीप में स्थिति आपको यहाँ तक मिलती है। यहाँ तक स्थिति मिलने के बाद आप समझिएगा कि इसमें भारत की जब हमने अब देखना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे भारत को। आपकी नज़र यहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए, समझना। जैसे ये हमारा मैप है देश का, ठीक है। हमने इस मैप को इस तरह बांट दिया, इस तरह बांट दिया। क्यों किया? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। हमने भारत की स्थिति आकृति देखने के लिए तो रेखाओं को इस तरह मिलाया, समझना इस चीज को। हमने आकृति देखने के लिए तो इस तरह मिलाया भारत को, लेकिन हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखने के लिए इस तरह मिलाना पड़ेगा, तब जाके हम वास्तविक जो स्थिति है भारत की उसको पता लगा पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो खींची गई है, आप देखना यहाँ पे, ये अक्षांश रेखाएं खींची गई है और ये देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, चाहे कहीं पे भी मिले, लेकिन मिलेगी हमेशा 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे काटती है, तो इसका मतलब है कि हमको ये रेखा, यहाँ पे जो आखिरी छोर है भारत का, इस रेखा को, और यहाँ पे जो आखिरी छोर है इस रेखा को मिलाने के लिए एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, और वो स्थिति यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे जो डिग्री आएगी इस हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जो हमें देशांतर मिलेगी वो देशांतर भारत की होगी, और इस जगह जो देशांतर मिलेगी वो देशांतर किसकी होगी? अक्षांश जो मिलेगी वो भारत की स्थिति होगी। इस तरह मिलाया जाता है। तो इस तरह जब हम भारत को चौकोर बनाएंगे तो ये स्थिति निकल के आएगी, और भारत को फिर बीचों बीच देखने के लिए हमें यहाँ से बीचों बीच भारत में 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी। मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, आखिरी हिस्सा ये है, यहाँ तक इनको स्केल से मापा जाएगा और फिर देखा जाएगा तो आधा भारत यहाँ पे रहेगा, आधा भारत यहाँ पे रहेगा। सिर्फ 7 राज्य ये और 2 राज्य ये, 2 और 3, 5, 6 राज्य ये। इन राज्यों के लिए 1 घंटा हम पीछे चलते हैं। अगर यहाँ पे 2 देशांतर भारत के अंदर होते तो ये लोग 1 घंटा पहले काम करना शुरू कर देते, लेकिन हमारे इस देशांतर की स्थिति की वजह से ये लोग 1 घंटा बाद में काम करते हैं। और ये बार बार लोग इसी बात को लेकर विरोध करते हैं कि अगर 2 देशांतर भारत के अंदर बना दिए जाए तो हम लोग 1 घंटा जल्दी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो तारीख बदलती है वो तारीख तो देशांतर के अनुसार ही बदलेगी। जो भारत के बीच में है, जो मध्याह्न जो रेखा होती है उसके अनुसार ही बदलेगी, मानक समय रेखा। आगे समझेंगे, उसको देखना है। यहाँ पे ये भारत का बीचों बीच का हिस्सा इस तरह काटा। इसी तरीके से हमने महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को भी भागों में काटा। हमको वहां पे पता चला कि जो भारत की स्थिति है वो इस जगह पे है। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कौन सी किस दिशा में है, तो आपको पिछली क्लास में हमने बारीकी से समझा था, तो इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। यहाँ तक एशिया महाद्वीप की, तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे? भारत की स्थिति दक्षिण में है, और भारत की स्थिति ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप के अंदर। दक्षिण और पश्चिम दिशा में भारत की स्थिति है। ये किस महाद्वीप के अंदर आया? एशिया महाद्वीप के अंदर आया। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर ये स्थिति आई। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति ग्लोब में किस जगह पे है, तो आप क्या बताओगे? ये पूरा ग्लोब ही है, हमने ग्लोब को ही फाड़ा है, ये गोल ही है पूरा। ये गोल है, इसको हमने अलग किया, ये गोल है, इसको अलग किया है। तो ग्लोब और विश्व का मैप एक ही है, अलग नहीं है वो। तो यहाँ पे भारत की स्थिति अगर देखना चाहेंगे तो कहाँ पे हमको दिखेगी? तो एशिया महाद्वीप की जो स्थिति होगी वही भारत की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत है। और भारत, अगर एशिया के अंदर हम भारत की स्थिति को देखेंगे तो भारत के अंदर जो स्थिति होगी वही हमारे राजस्थान की स्थिति होगी। ठीक है, तो ये चलता रहता है। अब ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से इस तरफ एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप की दिशा कौन सी हुई? आप बता सकते हो कि एशिया महाद्वीप की स्थिति कौन सी हुई? तो पूर्व दिशा हुई। लेकिन यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है,
तो यहाँ से एशिया महाद्वीप की स्थिति कैसी हुई, तो आप कहोगे उत्तर में। तो पूर्व और उत्तर, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्व ये गोलार्ध में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि एशिया महाद्वीप के अंदर तो भारत की स्थिति दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति है, और फिर ये दो स्थितियां ही है। अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो फिर एक स्थिति और निकलेगी कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखना, ये भारत है, अब इसी तरह इसको मिलाया जाएगा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं यहाँ से, तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पे आएगी। तो आधे भारत से तो इधर है, और आधे भारत, ये आधा भारत कर्क रेखा से कौन आ जाता है, तो कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती है, तो ये ऊपर है। तो उत्तर और पश्चिम, तो राजस्थान की स्थिति अगर देखी जाएगी तो वो कौन सी होगी, उत्तर में होगी और पश्चिम दिशा में होगी। ये तीनों स्थितियां क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक बार क्लास को रोक लेना, अच्छे से मैप बनाना है, इसमें लिखना है, स्थितियों को लिखना है, ठीक है, आराम से। फिर हम आगे चलते हैं, हमने काफी बारीकी से इसको समझा दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो एक नई चीज ऐड करने के लिए पुरानी चीजों को मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा देते हैं, लेकिन इसको रोकना, आप आराम से क्लास को लिखना। देखो, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, कच कारण लिखना है, इधर की भी तू लिखना है, और अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो भारत का पश्चिमी बिंदु, आखिरी पश्चिमी बिंदु कचकारण जिले में गुहार मोती गुजरात में स्थित है। लेकिन डिटेल में तो किताबों में बहुत है, आप आराम से मैप बनाइए, और कुछ चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में कीजिए, जो हम लैंग्वेज में उसको लिखा देंगे। आगे चलते हैं। अब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं भारत के अंदर, कि भारत में उनकी स्थिति क्या है और हम कैसे उनको समझ सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी किताब ही है, एक तरीके से आप समझ लीजिएगा। पहले पेज नंबर 1 से लगाकर जहां तक लेसन का एड नहीं खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम ये हमारी क्लासें चलती रहेगी, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी बेस के ऊपर ही ये सारी क्लासें हैं हमारी। काफी थ्योरी में दे रखा है, तो थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वहां पे सूर्य की स्थिति क्या है। हम, जो आपके घर में घड़ी है, घड़ी क्या होती है आपके घर के अंदर, इस तरह एक गोल हिस्सा होता है जिसमें 12 बज रहे होते हैं, फिर इधर 3 बज रहे होते हैं, 6 बज रहे होते हैं और 9 बज रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस घड़ी के अंदर सुई घूम रही होती है, इस घड़ी के अंदर सुई घूम रही होती है। जो भी बजना आप घड़ी को देखते हो, उसकी सुई को देखते हो, वो सुई घूम रही होती है। लेकिन हकीकत, अगर ध्यान से आप समझोगे इस चीज को, और ध्यान से आप अगर एक्सप्लेन करोगे, तो आपको एक ही चीज पता चलेगी कि घड़ी, इसकी घड़ी घूमनी चाहिए। ये जो समय है, ये समय घूमना चाहिए, ये समय घूमना चाहिए, ये सुइयां नहीं घूमनी चाहिए, सुई स्थिर होनी चाहिए, तब आप बारीकी पकड़ पाओगे। अब हमने ये बात क्यों की, अब डिजिटल घड़ी को आप देखिए, आपके हाथ में कोई घड़ी, आपने डिजिटल घड़ी पहनी है, उस घड़ी के अंदर टाइम चलता रहता है, और थोड़े समय बाद वो एक आगे खिसकता है और नया वहां पे अंक आ जाता है। मतलब 12 बज रही होती तो 1 बज जाती थोड़ी देर बाद, और निरंतर चलती रहती है। और अगर उस घड़ी का आप 24 घंटे सेट करते हो टाइम, तो 13 बजती है, 14 बजती है, ये सही है। वो घड़ी जो है वो ठीक है, उससे बारीकी काफी अच्छे से समझ में आती है। इस घड़ी में क्या है कि 2 बार 12 बजते हैं, तो इससे हमको ज्यादा समझ में नहीं आता। अगर इसी घड़ी को हम 24 बजाते हैं, तो फिर हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है समय देखना, इसलिए हम 12 में नॉर्मल है, ठीक देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, उसको बारीकी से समझना, आपको समझ जाओगे कि यहाँ पे हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अब देखना यहाँ पे, ये सूर्य का आखिरी छोर है, सॉरी, भारत का आखिरी छोर है ये, और भारत का आखिरी छोर एक है ये, ठीक है। अब आपसे बार बार क्वेश्चन यही उठाया जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, और फिर दिया जाएगा कि दिन के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन यही उठते हैं कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे, यहाँ पे 1:30 बज रही है तो यहाँ पे कितना बजेगा। आपको क्या करना है, आपको सूर्य की स्थिति को देखना है बस, और कुछ नहीं। ये देखोगे तो आप बारीकी पकड़ लोगे। आप घड़ियां भूल जाओ, घड़ी, घर की जो घड़ी उसको भूल जाओ, आप डिजिटल घड़ी जो है उसमें जो समय बढ़ता रहता है उसको पता है, उसको ध्यान में रखो बस।
यहाँ से आप सूर्य की स्थिति को पहुंचेगा, पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो जल्दी पहुंचेगी। सिंपल सी बात है कि जल्दी पहुंचेगी। कितना जल्दी पहुंचेगी? वो उतना जल्दी पहुंचेगी जितना देशांतर ज्यादा होगा, देशांतरी विस्तार ज्यादा होगा, उतना जल्दी वो पहुंचेगी। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि ये जो पृथ्वी है, और मान लीजिए कि भारत के अंदर, यहाँ पे हमारा देश भारत मौजूद है, इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे हमारा देश है, यहाँ पे लंदन है, यहाँ पे लंदन है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे लंदन है और यहाँ पे हमारा देश है। तो लंदन हमारे देश से किस दिशा में है? हमारे देश से लंदन की स्थिति जो है वो पश्चिम दिशा में है। हमारे देश में लंदन की जो स्थिति है वो किस दिशा में है? वो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, क्लियर हुआ कि जब आप वर्ल्ड का मैप, आपको अब एक काम करना है कि वर्ल्ड का मैप बनाना, उसमें ग्रीनविच रेखा आपको लिखनी है। एक मिनट। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना है यहाँ पे। अब और अच्छे से समझ में आएगा चीजें, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, बस यही उजाला है। तो देखना यहाँ पे, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा, अंधेरा दिख रहा होगा, और यहाँ पे सूर्य। अब ये पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी ऐसे, ठीक है, सूर्य की किरणें किस साइड से किस तरफ पहुंचेगी? आपको हम बोल रहे थे कि वर्ल्ड का मैप, हाँ तो ठीक है, आप वर्ल्ड का मैप बनाना ऐसे, वर्ल्ड का मैप बनाना, और उसमें ग्रीनविच जो रेखा है, उस रेखा को लंदन में, जहाँ पे भी आपको लंदन नजर आए वहां पे एक सीधी रेखा खींच देना, वहां से समय की शुरुआत होगी बस। अब यहाँ पे तो लंदन की स्थिति है और यहाँ पे हमारा देश भारत है। अब आप सोचिए, ऐसे पृथ्वी घूमेगी तो पहले भारत पे रोशनी आएगी, फिर लंदन पे रोशनी आएगी, तो पहले दिन कहाँ पे उगेगा? पहले दिन भारत में उगेगा। जहाँ पे सूर्य की किरणें पहले पहुंचेगी, दिन की शुरुआत कहाँ से होगी? वो लंदन, मतलब कि वो उसी स्थान से होगी। अब आप लंदन छोड़िए, अब भारत को देखिए। अब भारत में सूर्य जो उदय होता है वो किस दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है या पश्चिम दिशा से होता है? तो आप कहोगे कि भारत के अंदर सूर्य का उदय होना तो पूर्व दिशा से उदय होता है। हमको सबसे पहले सूर्य किस दिशा में दिखता है? हमको दिखता है पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा कौन सी है? तो ये है। और पूर्व दिशा में आखिरी जो छोर है भारत का, वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, भारत का जो आखिरी जो छोर है वो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हिस्सा है वो। यहाँ पे सूर्य की किरणें पहले पहुंचेगी और सबसे लास्ट में सूर्य की किरणें यहाँ पे पहुंचेगी। अब हमें बताइए कि लंदन के अंदर सूर्य की किरणें पहले पहुंचेगी या बाद में पहुंचेगी? तो आप कहोगे कि लंदन के अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो बाद में पहुंचेगी, पहले भारत में पहुंचेगी, क्योंकि भारत की स्थिति लंदन से किस दिशा में है? लंदन से पूर्व दिशा में है। अब आपको अगर चीज समझ में ना आई हो तो आपको क्या करना है, इस तरह एक हाथ से बनाना है, चौकोर बनाना है, ठीक है, और आपको कहना है कि ये वर्ल्ड का मैप है। आपको वर्ल्ड का मैप नहीं बनाना है, इस तरह बनाना है। फिर क्या करना है, आपको लंदन जहां पे दिखे मैप में देखना है, लंदन यहाँ पे दिखा, आपको यहाँ पे 0 डिग्री बना देना है। उसके बाद आपको पता करना है कि 0 डिग्री के बाद टोटल कितनी डिग्री हमने बनाएंगे पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो आप कहोगे 360 देशांतर होती है। 360 देशांतर होती है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहोगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको करना है 360 देशांतर के अंदर भाग देना है 24 का। ठीक है, अब 24 का आप भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा? दे के देख लेते हैं। ठीक है, देख के देख लेना है, तो भाग ही नहीं जा रहा है। तो 24 के अंदर जब 360 में 24 का भाग दोगे आप, तो जो मिनट में निकल के आएंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट ऐसा कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो समझना यहाँ पे कि 0 डिग्री से लगा के फिर 0 डिग्री में मान लो कि 12 बज रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं। अब जिन दिन के 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो आप कितने देशांतर बनाओगे? मतलब 12 के बाद कितने बजाओगे आप? 6 बजेंगे हमारी घड़ी में, जैसे कि घड़ी होती है हमारी, तो 12 के बाद यहाँ पे 6 आएगी, 6 बजेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर 12 के बाद 6 बजेंगे। इस तरह समय कम होता जाएगा। 6 के बाद कितना होगा? तो 6 के बाद वापस 12 हो जाएंगे, वापस 6 हो जाएंगे, वापस 12 हो जाएंगे। तो 12 यहाँ पे और 12 आधा दिन हो गया, तो 180 डिग्री की लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे।
ठीक है, 0 डिग्री से 180 की लाइन यहाँ पे खींच देंगे, वापस 180 डिग्री की लाइन यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगी। इन दोनों में जो माइनस होगा वो स्थिति यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री जहाँ पे भी आएगी 6 बजेंगे, 180 डिग्री वापस 12 बजेंगे, वापस 90 इसमें प्लस करोगे तो कर लेना प्लस, जितना आए यहाँ पे उतने वापस 6 बज जाएंगे, वापस 12 बज जाएंगे। ये इस तरह आपको बनाना है। जब आप इस तरह बना लोगे आराम से बन जाएगा, ये कोई ज़्यादा मतलब हार्ड काम नहीं है, सिंपल सी बात है कि आराम से बन जाएगा। ये जब आप बना लोगे फिर क्या करना है, फिर आपको एक वर्ल्ड का मैप और बनाना है। वर्ल्ड का मैप और बनाना है और आपको डी रखना है। कहाँ पे रखना है, एक लाइन आप खींचना है, यहाँ पे आपको डी रखना है। डी यहाँ पे रखने के बाद आपको डिग्रियां बनानी है। इस तरह डी रखा आपने, आप देखना कि 180 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, तो आप देखोगे कि 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, आप देखोगे 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। इस तरीके से आप जब डिग्रियां बनाओगे तो 0 से बनाया, फिर अगली कहाँ पे बनानी, यहाँ पे 80 डिग्री पे बनानी, तो आपके सामने सारी चीजें खुल के आ जाएगी। और आप ये कह दोगे कि जो घर की घड़ी है वो गलत है, जो घर की घड़ी में सुई घूम रही है वो सुई मत घुमाइए, आप वो समय को घुमाइए, कैसे भी करके घुमाइए लेकिन घुमाइए। तो हम भारत की ओर आते हैं, ये करके देखना, काम काफी इजी हो जाएगा। काम आपको भी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आप जब खुद करोगे तो काफी इजी हो जाएगी चीजें। करने के बाद अगली क्लास में हम फिर आपसे काफी हम करके देंगे यहाँ पे। तो हम चलते हैं अब हमारे भारत की ओर। अब देखो समझो भारत का अक्षांशीय और देशांती विस्तार क्या है। जो ये जो आखिरी पॉइंट है भारत का, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचेगी। ये भारत का जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये छोर है, पश्चिमी छोर है। ये भारत का जो छोर है, ये छोर है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो छोर है वो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे एक और है 6 डिग्री 45 मिनट। ये आखिरी छोर है, इसको इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं। यहाँ पे नहीं है ये छोर, ये जो अंडमान निकोबार का आखिरी छोर है वो वहां पे उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लेकिन अभी द्वीप हमने बनाया नहीं है। तो अब देखना, यहाँ से स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी और ये स्थिति बनेगी। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ पे इस छोर से लगाकर इस छोर से स्केल रखनी पड़ेगी और बीचों बीच भारत का जो हिस्सा है उस हिस्से को हमें देखना पड़ेगा। जैसे ही उस हिस्से को हम देखेंगे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी 82.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा। तो 0 डिग्री से हमने कहा कि लंदन में 0 डिग्री एक रेखा है, उस 0 डिग्री से इधर वाले हिस्से जो देशांतर हैं वो सारे देशांतर कौन से गिने जाएंगे, पूर्व वाले देशांतर गिने जाएंगे। और पूर्व में कौन सी दिशा होती है, ईस्ट दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है ईस्ट। तो ई लिखेंगे, तो ये ई लिखा जाएगा यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि भारत के बीचों बीच में लाइन खींची तो भारत का इधर वाला देशांतर तो वेस्ट हो जाएगा, इधर वाला देशांतर ईस्ट हो जाएगा। नहीं, 0 डिग्री से इधर वाला सारा जो देशांतर होगा वो ईस्ट ही होगा। ठीक है, उसके बाद बीचों बीच भारत की एक लाइन और खींचेंगे जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट मिला, यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक कर्क रेखा और खींची जाएगी। इस कर्क रेखा को हम कहेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। हकीकत में ये एक देशांत अक्षांश रेखा है जिसको हमने नाम दिया कर्क रेखा। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा तक ही पहुंच पाती है, यहाँ से सूर्य कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर किस हिस्से में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेगी, तो आप कहोगे गंगानगर में पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सूर्य यहाँ तक ही लंबवत पहुंच पाता है, उसके बाद सूर्य ऊपर नहीं पहुंच पाता है। अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर किस हिस्से में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेगी, तो आप कहोगे कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। तो भारत का देशांती विस्तार ये है, अक्षांशीय विस्तार ये है। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं। भारत को देखो काफी कुछ रह रहा है अभी, सिर्फ अक्षांश देशांतर रेखाएं नहीं है। अभी आप अगली क्लास में जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे चीजों को, तो आप कहोगे कि ये घड़ियां नहीं समझ में आई है। तब हमको यहाँ पे सारी चीजें वापस करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो पूरा हुआ नहीं अभी, ये बहुत बड़ा अध्याय है और काफी लंबा चलना है हमको इसके अंदर।
एक चीज को हम वापस समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें भारत की लंबाई चौड़ाई सीमाओं को समझना है। यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना है कि भारत एक ऐसा देश नहीं है जो अलग पड़ा हुआ है, कि कोई उसके देश के सीमा के टच में नहीं है। भारत के टच में काफी सारे देश हैं, काफी सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, और हमारा काफी सारे देशों से बिल्कुल बनती नहीं है हमारी, जैसे कि पाकिस्तान से हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, जब हम भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पर हमें कुछ लिखने की कहेंगे तो हम वो कॉपी फाड़ देंगे हमारी, ऐसी मतलब कि ऐसी दुश्मनी है उसके साथ। अब देखो यहाँ पे, ये भारत का छोर है और एक छोर भारत का यहाँ पे है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, इसके इस हिस्से में और इसके इस हिस्से में समुद्र फैले हुए हैं, और इधर जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी। यहां पे जो है हम इसको कहते हैं सी, अरेबियन सी। ठीक है, इसको कहते हैं अरब सागर, और एक है यहाँ पे हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है, भारत की स्थिति है। अब आप समझिए कि भारत के अंदर एक कर्क रेखा गुजरती है। जब भारत के अंदर कर्क रेखा गुजरती है तो वो गुजरात से गुजरती है और भारत के इस हिस्से तक वो पहुंचती है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले भारत के बाहरी छोर को आप समझिए, यहां से लगाकर और यहां से लगाकर। अब भारत के ऊपर जो भी हिस्से हैं वो सारे पड़ोसी देशों से हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति कर्क रेखा से ऊपर सारे पड़ोसी देशों के साथ गिरी हुई है, मिली हुई है, और कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा लगभग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा होकर गुजरेगी तो यहाँ पे बांग्लादेश का हिस्सा टच हो रहा होगा, यहाँ पे म्यांमार का हिस्सा टच हो रहा होगा, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन लगभग समझने के लिए कह सकते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण में भारत में तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, लेकिन कर्क रेखा से उत्तर की ओर भारत पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। ये चीज आपको भारत की तटीय सीमा को काफी आसान कर देगी। ठीक है, तो ये मैप बनाइए ऐसा, फिर हम एक एक्सप्लेन करते हैं। मैप में स्टेट नहीं बनाने हैं, सिर्फ सिंपल सा मैप बनाना है आपके लिए। तो अब जो हम बोलते जाएंगे उनको मैप के अंदर आप ऐड करते हुए चलना। अब यहां से हमको एक देश मिलता है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमको एक देश और मिलेगा, वो मिलेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक देश और मिलता है, वो देश मिलता है चीन। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमको एक देश और मिलता है, वो देश मिलता है तिब्बत। लेकिन उस देश पे पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ नीतियों की वजह से हमारे देश में का वो हिस्सा हमसे छीन गया। ठीक है, 1962 के समय में कुछ गड़बड़ियां चीन ने कर दी थी हमारे साथ, उसके कारण तो वो हिस्सा वापस किसका हो गया, तो चाइना का हो गया। तो यहाँ पे भी चाइना ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देश मिलता है, उसका नाम है नेपाल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक देश और मिलता है, उसका नाम है भूटान। फिर आगे चलते हैं तो हमको एक देश और मिलता है, उस देश का नाम है म्यांमार। अब यहाँ पे हमको सीमाओं का पता होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कॉपी के अंदर एक नोट, और उसमें हमने ये मैप बनाया है, आपने इस मैप के नीचे स्टार लगा के लिखना, भारत के अंदर अवरोही क्रम में राज्यों की स्थिति और देशों की स्थिति, पड़ोसी देशों की स्थिति, और आरोही क्रम में पड़ोसी देशों की स्थिति। उसके बाद एक पॉइंट और लगेगा, उस पॉइंट में लिखना भारत में जो स्थल सीमाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश बना रहा है, उसके हिसाब से आरोही और अवरोही क्रम। इस बार रीट के अंदर ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में राज्यों को लेकर पूछे गए हैं। राजस्थान के भी पूछे गए, भारत के भी पूछे गए कि सबसे गरीब देश कौन सा है, सबसे अच्छा देश कौन सा है, सॉरी सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो आरोही और अवरोही क्रम में।
तो डीप में इस तरह ले जाया जा रहा है। तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम का आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हमारी, हम यहां तक का हिस्सा नहीं, यहां तक का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आता है। यहां से लगाकर यहां तक का हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और उसकी जो बाउंड्री होती है 10-70 किलोमीटर होती है। यहां से लगाकर यहां तक का हिस्सा चीन के अंदर आता है और इसकी बाउंड्री जो होती है वो 3488 वर्ग किलोमीटर होती है, चीन की बाउंड्री। लेकिन उसके बीच में थोड़ा हिस्सा नेपाल ले जाता है, तो नेपाल की जो बाउंड्री होती है वो 1751 वर्ग किलोमीटर होती है। भूटान मिलता है हमको, जिसकी स्थिति हमको मिलती है 699 वर्ग किलोमीटर। म्यांमार की स्थिति हमको मिलती है 1643 किलोमीटर और सबसे ज्यादा बांग्लादेश बनाता है वो है 4096 किलोमीटर। एक बार गाइड में देख लेना, आपकी गाइड में ये दूरी सही है क्योंकि चेंज हो जाती है काफी बार। अफगानिस्तान की जो हमको मिलती है वो 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूरियां हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश बनाता है, म्यांमार बनाता है, भूटान बनाता है, नेपाल बनाता है, सॉरी ये बनाएगा बांग्लादेश, फिर चाइना बनाएगा, उसके बाद नेपाल बनाएगा, फिर नेपाल के बाद म्यांमार बनाएगा, म्यांमार के बाद पाकिस्तान बनाएगा, उसके बाद भूटान बनाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान बनाएगा। कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देश भारत के पड़ोसी देश। उसके बाद 2 देश और हैं, मालदीव और श्रीलंका, लेकिन वो समुद्री में पड़ोसी देश है और उनकी सीमा हमारे साथ टच नहीं होती है। तो ये है। अब इसमें एक चीज और समझना और अच्छे से समझना, चाइना जो है वो एक बार यहाँ पे सीमा बना रहा है, दूसरी बार यहाँ पे सीमा बना रहा है, तीसरी बार वो यहाँ पे, मतलब कि चाइना की सीमाएं टूट टूट कर 3 बार सीमा बनाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ 3 बार अलग अलग टुकड़ों में सीमा बना रहा है? वो चाइना है। चाइना लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, ये सीमा बनाता है, लेकिन ये आगे की बात है। इसमें हर राज्य की देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य बना रहे हैं, पाकिस्तान में कितने राज्य बना रहे हैं, ये चीज है जो काफी डिटेल में उतरना पड़ता है। लेकिन अभी इतना बहुत है आज की क्लास में कि हमने इतना सीखा है, ये बहुत है। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको कुछ नया सीखने को मिला या ना मिला, और आप और कितना गहराई में जाना चाहते हैं हमें बताइए, हम आपको काफी कुछ बताने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।